अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मियां नवाज शरीफ साहब बड़े दिनों और तवील खामोशी के बाद आज आए हैं फिर से मंजर आम पर। अपनी साहबजादी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, गिले शिकवे भी किए और पंजाब के अवाम के लिए बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान भी मियाँ साहब ने किया। फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ पैकेज प्रिपेयर किया है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। वैसे सवाल ये है कि मियाँ साहब ने किस कैपेसिटी में ये ऐलानात किए। बहरहाल पंजाब हुकूमत की तरफ से लिए जाने वाले फैसलों का ऐलान नवाज शरीफ ने किया है। ये उसी नून लीग के कायद हैं जो इमरान खान पर KPK में तहरीक इंसाफ हुकूमत साफ हुकूमत के इजलास की सदारत पर तनकीद करते थे और सवाल पूछते थे कि किस हैसियत में इमरान खान हुकूमती फैसला साजी का हिस्सा बनते हैं। आज वही सवाल मियाँ साहब के सामने भी आ खड़ा हुआ है। नवाज शरीफ ने आज दीगर सूबों को अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात का मशवरा दिया है। वहीं पंजाब में 16 पैनल मनसूबे को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए शहबाज शरीफ को ताउन की हिदायत की है। साथ ही मियाँ साहब ने एक मरतबा फिर मौजूदा हालात का जिम्मेदार इमरान खान हुकूमत को करार दिया। पूछ लिया है, बताया जाए क्यों निकाला उन्हें। IMF को दोबारा लाने वाले कौन है? मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, वही है जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं। नाज़रीन, मियाँ साहब ने जो कुछ कहा इस बात में कुछ वजन तो है। जब 2022 में PDM इत्तेहाद ने उस वक्त इमरान खान हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के साथ घर भेजा, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बताया था कि मुल्क शदीद माली मसाइल का शिकार है। अवाम को बताया जाता था कि बात इस हद तक बिगड़ मुल्क दिवालिये की नहज पर पहुंच चुका है। पिछली हुकूमत के दौर में बदतरीन करप्शन हुई है। ताखीरी जो हरबे थे, इन तमाम हवालों से जो मईशत दिवालिया होने जा रही। फिर 16 माह की मखलूत हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने के करीब 12 छोटे मियाँ साहब ने बताया कि मुल्क से दिवालिया होने का जो खतरा है वो टल चुका है और उनकी हुकूमत ने मुल्क को एक सही समत पर गामजन कर दिया है। IMF के चैलेंज ने मेरी नींदें हराम कर दी थी। इमरान खान न्याजी के दौर में जो डिफॉल्ट के खतरे मंडला रहे थे वो आपके दौर में अल्लाह ताला ने खत्म कर दिए। वतन दुश्मन साजिशों के बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी और खुदा के फजल से IMF का प्रोग्राम बहाल किया, जिसके बाद अब पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और उनकी नापाक ख्वाहिश दोनों मट्टी में मिल चुकी। उस मालिक ने फजल किया और रहम किया कि उसने हमें डिफॉल्ट से बचाया। अब इंशाअल्लाह मैं आपको अल्लाह ताला के फजल करम से यकीन से कह सकता हूं कि अब पाकिस्तान अपनी सिमत में आ चुका है। लेकिन नाज़रीन, फिर सब नहीं देखा कि तकरीबन 6 महीने की निगरान हुकूमत और फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब मुल्क कौम के वज़ीर आज़म बने। लेकिन जो पाकिस्तान के मसाइल थे ना, वो फिर जों के तू ही रहे। फिर भी बड़े मियाँ साहब का जो महंगाई और मुश्किलात का ज़िम्मेदार वो पिछली हुकूमत को करार देना, सवाल ये है कि क्या फिर ये दुरुस्त होगा? क्या इत्तेहादी हुकूमत अपनी नाकामी को तस्लीम करेगी कि पिछले 16 महीने और यही कहकर वो इत्तेहाद बनाकर हुकूमत में आए थे कि मुल्क के ऊपर जो है वो माशी इस्तेहकाम लेकर आना है, माशी तौर पर हम बदहाली की तरफ जा रहे हैं। एक और शिकवा जो शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा संभालते ही किया था वो भी याद दिला देती हूँ आपको। ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% भी मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, इंतहाई आजी से अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल कि 75 साल में इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान न्याजी को किया था। इसकी जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह, जिस तरह जहाज उड़ता है इस तरह ले चलते अल्लाह ताला के फजल करम से। तो फिर नाज़रीन, इस बार तो शहबाज हुकूमत ये भी नहीं कह सकती कि सपोर्ट नहीं मिली है इनको, वरना वो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर देते, क्योंकि वज़ीर आज़म खुद बारहा इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्हें मुल्क की खातिर हर तरह की सपोर्ट
फराहम की जा रही है। सुनिए ज़रा। पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाहसालार जनाब सैयद उनका बहुत आसिम मुनीर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरी इस मामले में हमारी मावनत कर रहे हैं। मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह हमारी 16 माह की हुकूमत के दौरान भरपूर तावन किया और सपोर्ट की, इसी तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट के ज़माने में भी आपने जो कौमी मफाद में जो तावन का मुजाहरा किया है, ये एक मिसाली है। मैं सिपा सलार का पाकिस्तान का आसिम मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी पूरी मावनत की। सऊदी अरेबिया से यूएई से $3 अरब। क्या शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब बता सकते हैं कि मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर तरक्की करता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? अब बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में बिलाल कियानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। बिलाल साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। एक तो ये जो मैंने सारा दिखाया इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर आज हमने मियाँ साहब को देखा कि उन्होंने आकर बाकायदा तौर पर ऐलान किए, सीएम साहिबा के साथ वो मौजूद थे। एक तो किस कैपेसिटी में, क्योंकि आप लोग इस पर तनकीद करते रहे पहले भी, जब इमरान खान साहब KPK की हुकूमत हुआ करती थी और वो आकर ऐलानात किया करते थे तो आप लोगों की तरफ से तनकीद होती थी कि उनके पास कहाँ मैंडेट है, वो किस कैपेसिटी में आकर ये सारी बात करें। एक और इसमें बुनियादी सवाल ये भी है कि इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि मियाँ साहब पंजाब असम्बली के या पंजाब के इजलासों में वो शिरकत करते रहे हैं, रोटी की कीमतों के हवाले से मालूमात इकट्ठी करते रहे हैं, लेकिन विफाक को उन्होंने छोड़ा हुआ है, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करण साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। आपने जो अपने इब्तदाइये में 2-4 बातें की, मैं सबको मुख्तसर कोशिश करूँगा एड्रेस करूँगा जी इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं जी। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी नामजद नवाज शरीफ ने ही किया था, वज़ीर आला पंजाब को भी मरियम नवाज साहबा को भी नामजद नवाज शरीफ साहब ने किया था और ये इख्तियार उनको जमात ने दिया था। और ये नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है बल्कि कि जो उनकी 2 हुकूमतें पंजाब और वफाक में हैं वो उनकी परफॉर्मेंस का भी जायजा लें और जहाँ पे अवाम के रिलीफ के मेजर्स की बात हो उसके अंदर वो खास तौर पर दिलचस्पी भी लेते हैं। वो अपनी हुकूमतों को ये हदायत भी देते हैं कि आप इसके ऊपर काम करें। हुकूमतों की डे टू डे डीलिंग में वो हरगिज नहीं मुदाखलत करते। ये भी उनकी फिर जिम्मेदारी है कि सूबाई हुकूमतों के ऐलानात भी वही करें। नहीं, देखिए मेरी गुजारिश बिल्कुल, देखिए जहाँ तक अवाम के रिलीफ का मामला है, जब वो अपने वज़ीर आला और अपने वज़ीर आज़म को हदायत देते हैं कि आप अवाम के रिलीफ के लिए मेजर्स निकालें और जब उसमें सॉल्यूशंस लाते हैं। लेकिन फिर इमरान खान के ऊपर ये देखिए एक फर्क है, उन पर जायज नहीं था। अगर वो BRT मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं या KPK हुकूमत की किसी भी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, उनके लिए जायज नहीं था। उनका ये होता था कि वो जाके सीएम की चेयर में बैठ जाते थे, उनके इस तरह के मसाइल थे वो। खैर उस बात को देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैं, उनका ये बिल्कुल इख्तियार भी है कि वो और बल्कि काम भी बाकायदा है कि वो अपनी हुकूमतों से उनकी दूसरी तरफ चेयरमैन थे पार्टी के जी, यहाँ पर प्रेसिडेंट है, वहाँ चेयरमैन थे पार्टी के। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब आप एज पार्टी हेड अपने नामजद हुकूमतों से आप उनकी परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक मेजर्स पे ब्रीफिंग ले सकते हैं और उनको बिल्कुल गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ये प्रेसिडेंट को का काम है। शहबाज शरीफ साहब के लीडर भी नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज साहिबा के भी लीडर नवाज शरीफ हैं। क्या डे टू डे मुदाखलत होती है, हुकूमत चलाई जाती है? हरगिज नहीं। वो डे टू डे सीएम साहिबा और उनकी हुकूमत और उनकी काबीना पंजाब हुकूमत चलाती है। शहबाज शरीफ साहब अपनी डे टू डे के बेसिस के ऊपर अपनी हुकूमत चलाते हैं, मगर येस स्पेसिफिक इशूज पे खासतौर पर जो आवाम के से रिलीफ से रिलेटेड मेजर्स हैं वहाँ पे नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अपनी हुकूमतों से कारकर्दगी भी चेक करते हैं और उनसे सवालात भी करते हैं और सॉल्यूशंस की भी हिदायत देते हैं और बिल्कुल यही लीडर का काम होता है। देखिए दूसरी बात जो आपने की कि बिल्कुल आपने स्काई रॉकेटिंग इकॉनमी की बात की, तो बिल्कुल 2018 में आप बैरूनी रिपोर्ट्स देख लें, आप अंदरूनी देख लीजिए, महंगाई की शरह भी कम तरीन थी 3.9% और खाने की अशिया की शरह 2.3%। खाने की अशिया की कीमतें कम थी, ग्रोथ रेट ज्यादा था, लोड शेडिंग का खात्मा था। तो उसके बाद रॉकेट की तरह मुल्क ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसके बाद जो हुआ, जब आप पनामा में से कामा निकालेंगे और उसके बाद ये एक तजर्बा करेंगे तो उसके बाद यही सत्यानाश होगा जो हमने देखा मुल्क का होते हुए। और ये तो शुक्र है कि हमने आके फिर वो जब मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला गया खान साहब की तरफ से और उसके बाद फिर हमने उसको भी संभाला। अब आज 2022 में महंगाई 11% थी, अभी क्या है? आपके नहीं जी 2022 में महंगाई की जो सतह थी, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी फरवरी में जब हमने हुकूमत संभाली तो 23% महंगाई की शरह थी और आज 11% है, जो पिछले 2.25 सालों की कम तरीन शरह है। फरवरी में जब हमने हुकूमत संभाली थी तो आज उसकी डॉलर की कीमत क्या थी और अभी क्या है? मैं आपने या तो आप इब्तदाइये की बातें बार बार दोहरा लें या मुझे मुकम्मल करने दें। मैं आपकी इब्तदाइये की बातें एड्रेस कर रहा हूँ, मगर मुझे लगता है शायद आप नहीं सुनना चाह रही हैं, आपका ख्याल था कि जवाब शायद नहीं आएंगे। नहीं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं जवाब आपसे रुका नहीं जा रहा, मैं इसलिए
कह रहा हूँ। देखिए दूसरी बात यह है कि मैं कितना तमुल से इंतजार कर नहीं रहा हूँ। आपसे कमेंट मैं नहीं करूंगा, आपकी बारी इंशाल्लाह पूरा। देखिए दूसरी बात यह है कि पेट्रोल की कीमत भी आज फरवरी से कम है और रोटी की कीमत भी कम हुई है। क्या आवाम की मुश्किलात खत्म हो गई हैं? हरगिज नहीं, आवाम के लिए आज भी दीगर मुश्किलात हैं। और इसीलिए आपने आज देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी पंजाब हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो सोल्यूशन निकालें, मरीम नवाज साहब ने अपनी टीम के साथ बैठ के एग्जिस्टिंग फंड्स में से 45 अरब रुपए रीएलोकेट किए, जिसके नतीजे में 500 यूनिट तक के सारिफीन को 14 रुपए फी यूनिट की बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा, कमी आएगी अगस्त से सितंबर के महीने के लिए। इंशाल्लाह वफाक की हुकूमत भी इस तरह के मेजर्स पे काम कर रही है। तो देखिए बात ये यकीनन आज अगर PMLN की हुकूमत ने 2022 में आके IMF का PTI का किया हुआ मुआहदा ना रिवाइव किया होता, जिसको तहस नहस करने के लिए इमरान खान साहब ने हर कोशिश की, तो आज यहाँ पे ये इससे भी बदतर हालात होते। मगर अब आपने देखा कि फौरी इकदाम जो आवाम के रिलीफ के लिए लिए जा सकते हैं वो भी हो रहे हैं, और वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस मईशत के जिसके ऊपर काम करना है वो भी साथ होता हुआ आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। मुझे वकार हुसैन साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वकार हुसैन साहब। मैं आती हूँ सर आपकी तरफ, जरा जैन साहब का जवाब इस पर ले लूँ। जैन साहब, नवाज शरीफ साहब आज जो मुल्क में महंगाई है उसका जिम्मेदार करार देते हैं तहरीक इंसाफ को। अभी आपने सर की बात भी सुन ली, आज भी वो मुहासबे की बात कर रहे हैं। तो अब जनरल फैज़ के बाद बड़े मियाँ साहब और किसका मुहासबा चाहते हैं, क्या समझ रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो किरण थैंक यू, आपने अपने शो में दावत दी। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी सुन रहा था, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक हैंगओवर है, वो माजी में ही रहते हैं, और शायद उनके साथ जो कुछ इस हुकूमत ने की है शायद वो माजी में ही रहना चाहते हैं, वो यहाँ आना नहीं चाहते। मियाँ साहब का कहना ये था कि जी मेरे दौरे हुकूमत में 105 रुपये का डॉलर था। उन्होंने यहाँ से अपनी इब्तदा की बात की, तो उनके दौरे हुकूमत से पहले 60 रुपए का भी, 40 रुपए का भी, 20 रुपए का भी डॉलर रहा हुआ है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जब आप पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व सारा खर्च करके आर्टिफिशियली पेग करेंगे, जिसको डायनामिक्स कहा जाता है, और तख्ता फेरेंगे मुल्क की मईशत का, तो फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि जी हमारी सारी जो महंगाई है वो तहरीक इंसाफ की वजह से आई है, लेकिन तहरीक इंसाफ जब हुकूमत छोड़ के गई है तो 6% की आपको ग्रोथ देखी गई है, 13% की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ रही थी, मुल्क के अंदर रोजगार भी बढ़ रहा था, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री भी नहीं लग रही थी, मुल्क के अंदर जो है मौके भी पैदा हो रहे थे। 6% के हवाले से वही इल्जाम आपके ऊपर लगाते हैं जो आप लोग इसहाक डार साहब के ऊपर लगाते हैं कि डॉलर को जो है फ्रीज किया हुआ था। हमने कौन सा डॉलर को फ्रीज किया? नहीं, वो किस चीज से? आपने हमें कोई रिजर्व ही नहीं दिया जिससे फ्रीज इल्जाम लगाते हैं ना, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि 6% जो है वो दिखाई गई थी नहीं। मैं अर्ज करूं ना, उनका इल्जाम अपनी जगह पे, हम तो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं ना। हम किस चीज से फ्रीज करते हैं? हमारे पास तो डॉलर ही कोई फ्रीज करने के लिए। मजेदार बात यह है कि अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब लाडले थे, उनको बड़ा जो है मॉलिकॉडल किया गया, उनको एस्टेब्लिशमेंट से बड़ा जो है सपोर्ट मिली। अब बिलाल कैनी साहब की उर्दू मेरे से बेहतर है। नहीं, आपको सपोर्ट नहीं थी? नहीं, जरूर होगी। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि अब जो सपोर्ट है वो कहते हैं 20-30%, इनको तो 200% ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। मतलब तो फिर ये मुझे बता दें कि लाडले से अगला लफ्ज क्या होता है, मतलब बिगड़ा हुआ लाडला होता है या क्या होता है? क्योंकि ये तो इनके तो मुंह से बात नहीं निकलती और पूरी हो जाती है। हाल ये है कि 17 सीटों की हुकूमत है और 17 सीटों की पार्टी और हुकूमत में बैठे हैं, तो इससे ज्यादा सपोर्ट क्या हो सकती है उनको? दूसरी मजेदार बात यह है कि जो इन्होंने, बिलाल मेरा भाई है, लेकिन जो उसने लॉजिक दिया है कि वो हमारी पार्टी के कायद हैं और वो बैठ सकते हैं, तो उसी लॉजिक से इमरान खान साहब चेयरमैन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी सूबे में हुकूमत थी, तो उनको तो जाके चलो सीएम को मिलना पड़ता था। आपके यहाँ क्या है? आपकी तो पूरी हुकूमत आपके घर में है। वजीर, अगर आपको बहुत ही शौक है बैठने का, अगर आपको शौक है टेबल पे बैठने का, तो घर पे डाइनिंग टेबल पे बुला लें, आप सदारत फरमाएं, एक तरफ भाई साहब को बुला लें, एक तरफ बेटी को बुला लें, बैठ के आपस में बात कर लें। काबीना की मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है? उनको चेयर करने की क्या जरूरत है? तो ये नहीं है। देखिए, यहाँ पे दो स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते, स्टैंडर्ड एक रहेगा। मैं आखिरी बात पे आ रहा हूँ। बिलाल मेरा भाई है, इसने कहा कि जी रोटी सस्ती हो गई। जो रोटी सस्ती करने के चक्करों में आपने मुल्क के किसान के साथ किया है, जो गंदम के साथ इस मुल्क में किया है, अगर आपने किसान को उसकी मेहनत का मुआवजा दे दिया होता तो आपको सिर्फ रोटी सस्ती ना करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली उसकी जेब में इतना पैसा आ जाता है कि वो रोटी खरीद सकता। इसी तरीके से जिस किस्म का इस बजट के अंदर आपने टैक्स बर्डन पाकिस्तान की आवाम पे डाल दिया, आपने आवाम की कमर तोड़ दी है। IMF की शराइत के ऊपर ये बनाया गया, और शायद कुछ इस तरह की इत्तलात भी मिल रही है सर कि शायद मिनी बजट भी आ सकता है। वो भी मैं बिलाल साहब आपसे कंफर्म करूंगी, मुझे इजाजत दीजिए। आखिरी बात कर रहा हूं। इसी तरीके से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग गई है, जो PLD लग गया है, बिजली के बिल आज लोगों के सकत से बाहर हो गए देने के लिए, तो ये कौन सी रिलीफ की बात है? आज ही मैं रिपोर्ट देख रही थी कि घर के किरायों से ज्यादा जो है वो बिजली का बिल लोगों के आ रहे हैं। इस तरह के हालात, आवाम से पूछे क्या आवाम फील करती है रिलीफ?
बिल्कुल ठीक। वकार हसन साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि अभी जैन साहब भी ये बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत को तो 200-300% सपोर्ट हासिल है, तो सर क्या वाकई इस हुकूमत को इतनी सपोर्ट हासिल है जितनी पिछली हुकूमत को थी, या कह लीजिए पीटीआई की हुकूमत को थी? आई थिंक ये व्हाट अबाउटरी है बेसिकली कि जी आप अपना जब टाइम था तो उस वक्त कहते थे जी पास पे डाल देते हैं, और अभी जो गवर्नमेंट आई एम श्योर वो भी करते। आई थिंक दिस इज अशराफिया का एक बहुत बड़ा विशेष साइकिल है। आवाम का तो मेरे ख्याल किसी को भी एहसास नहीं है कि जो हालात हैं या पहले भी हालात रहे हैं, बेसिकली आपने गवर्नेंस की तरफ जाना है। IMF का भी जो इशू है इट्स आई थिंक कंपाइल्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मैं खैर इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन बाय एंड लार्ज एज अ ले मैन आई नो इट कि ये आप कह लें कि सारी पिछले 10-15 साल की गवर्नमेंट्स का ही किया धरा है और कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। बाकी मेरे ख्याल में तो अभी दे हैव टू लुक अहेड कि आगे आपने जिस तरह रिलीफ की आज बात हुई है, आपको जेन्युइनली देना, आपने IPPs का मसला जो है वो जेन्युइनली हल करना है। कौन है जिनके पास हैं ये जो लेट्स से IPPs हैं, इट्स अ सीरियस इशू। दिन दिहाड़े जो है अपना आवाम को लूटा जा रहा है और उस पर जो है बेसिकली हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इसमें अक्रॉस द बोर्ड हैं। उनके वालिद साहब भी हमारे पुराने दोस्त भी रहे, शाह कुरैशी साहब मुल्तान में पोस्टेड रहा हूँ, और अगर पीछे चले जाए 20-25 साल से मेरे ख्याल में अशराफिया ने सही तरह डिलीवर नहीं किया। मैं बेसिकली आई कैन ओनली कमेंट ऑन जो लेट्स से सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बिकॉज ना तो मैं इकोनॉमिस्ट हूँ ना मैं पॉलिटिशियन हूँ। एज अ ले मैन मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अच्छी गवर्नेंस की ज़रूरत है और हमें सबको मिलकर अभी आगे बढ़ना है, बिकॉज ये जो है मड स्लिंगिंग और उसके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हर इदारे को रिफॉर्मेशन की भी ज़रूरत है। और जो अशराफिया बैठी हुई है असम्बली में, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा ओनस उन पे है कि आपने डिलीवर क्या किया। इलेक्शन में बेचारी अवाम वोट दे देती है, लेकिन क्या मुल्तान की हालत बहुत अच्छी होगी? अभी बीन देर पहले भी देखा हुआ, अभी देखा हुआ, या लाहौर जो पेरिस बन गया, तो मेरे ख्याल में सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। और जेन्युइनली अभी जैसा आप कह रही थी कि बिजली के बिल शायद जो है दे आर मोर देन रेंट, जो है लोग शायद अपने मोटर बाइक्स बेच के वो करें, और वी आर ऑल्सो अफेक्टेड, को हम नहीं है, हमारे साथ भी यही हो रहा है जो आम आदमी के साथ हो रहा है। तो उसको बेहतर बनाए। बाकी ठीक है, पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह है, आप हमेशा ब्लेम कर सकते हैं कि जी पास गवर्नमेंट से हम बेहतर थे, पर हर एक ने आई थिंक अपना अपना हिस्सा डाला है, और अशराफिया ने आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया आवाम को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बिलाल साहब अभी मैंने आगाज़ में सुनाया भी था ना, वो शहबाज शरीफ साहब पहले सपोर्ट के बारे में बात, 20-30% भी सपोर्ट हमें हासिल होती तो ये रॉकेट की तरह मुल्क ऊपर जा रहा होता। फिर उसके बाद हमने देखा कि बाकायदा तौर पर एक सपोर्ट का अंसर हमें नज़र भी आया। तो अब कम अज़ कम आप लोगों के पास ये सपोर्ट वाला शिकवा तो नहीं होगा? अगर गवर्नेंस नहीं होती है तो ये कम्प्लीटली जिम्मेदारी हुकूमत अपने ऊपर लेगी। ये देखिए हमने हमेशा PMLN ने हुकूमतों की जिम्मेदारी भी ली है और डिलीवर भी किया है। बल्कि पिछली 2-3 दहाइयों में आप देख लें तो वफाक में हमारी जमात के अलावा कोई और जमात नहीं है जो खास तौर पे मुआशी फ्रंट पे कोई डिलीवरी दिखा सके। आप खान साहब की हुकूमत ले लें, मतलब कि हम तो बात करते हैं ना, आप कहते हैं आपके कान पक गए सुन सुन के 2013 से 18 के दरमियान हमने किस तरह लोड शेडिंग खत्म की, CPEC लेके आए, हमने इकोनॉमी ग्रो की, इन्फ्लेशन कम की, IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया। 17 तक बात करते हैं ना, वो हालांकि हम 18 तक भी करते हैं। देखिए गुजारिश है, 2017 तक की बात करते हैं, गुजारिश ये है, चले आप 17 रख लें, 18 रख लें, मान लेना कि तरक्की हुई, आपका 4 साल कर लें, 5 साल कर लें। बात यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत रही है ना 3-3.5 साल मुसल्लत शुदाई से, क्यों ये कभी भी अपने दौर की कोई इस तरह की डिलीवरी की बात नहीं करते? इनकी वही घिसी पिटी तकरीर है जो उनकी हुकूमत में आने से पहले भी थी, आज भी है, आज तक कभी आपकी इनके नैरेटिव के अंदर इनकी परफॉर्मेंस आती नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनका वीक पॉइंट है। देखिए सर वैसे उसमें कसूर आप लोगों का अपना भी रहा है, आप लोग भी हमेशा उनके नैरेटिव को काउंटर करते रहे। आपने भी तो कभी सवाल नहीं किया कि आपने पौने 4 साल में क्या किया? गलत आप उनसे नहीं सर, आपने उनसे सवाल नहीं किया ना, आपने पौने 4 साल में क्या किया? हम करते हैं, आप भी करें, हम करते हैं, आप भी करें, मेरी ये गुजारिश है। एक हुकूमत में रही है ना मुसल्लत शुदा से। नहीं देखिए बात यह है, शहबाज शरीफ साहब ने जिक्र किया कि हुकूमत के जितने भी हिस्से हैं, चाहे वो सिविलियन हो, मिलिट्री हो, यकीनन एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है। मगर देखिए बात ये जिम्मेदारी हम उठाते भी हैं और हम ये जानते थे कि फरवरी में जब ये हुकूमत हमने ली है तो ये कोई फूलों का ताज नहीं है। और आपको ये मैं ये ज़रूर याद कराना चाहूँगा कि आपके तवज्जुह से आपके प्रोग्राम कि PTI ने उस टाइम पे जिम्मेदारी लेने से गुरेज किया, उन्होंने बाकायदा एक फैसला किया कि हमने उस टाइम पे नहीं हुकूमत देनी। हमने मुश्किल औकात में हुकूमत ली भी है, जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। और मेरी गुजारिश है कि जो इमीडिएट मेजर्स, जो इकदाम उठा सकते हैं आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, वो भी उठा रहे हैं। IMF का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बिजली के सेक्टर के अंदर बेहतरी भी, FBR के मामला को बेहतर करना भी, वो मुश्किल फैसले और लॉन्ग टर्म मेजर्स भी और शॉर्ट टर्म मेजर्स भी। मेरा बहुत सादा सा सवाल है, मैं इसको और आसान कर देती हूँ। हुकूमत खत्म हो जाने के बाद, हुकूमत चली जाने के बाद, अब परफॉर्मेंस जो भी हो, अच्छी होती है नहीं होती, ये शिकवा फिर आप सपोर्ट का तो नहीं करेंगे?
नहीं, देखिए हम तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि आप सपोर्ट मुझे तो कोई एक अब हुकूमत सही है ना, बता जितनी दें, सपोर्ट चाहिए थी। आप कोई एक हुकूमत देखिए, आप कोई एक हुकूमत बता दें जिसके अंदर हमने अपनी बिल्कुल डिलीवरी की जिम्मेदारी ना उठाई हुई हो। हमने तो 2013-18 में भी जब इनको बैसाखियों के साथ इनके लिए धरने कराए जा रहे थे। सर 2017 की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं ना। नहीं, देखिए गुजारिश है, मैं हम 13 से 18 तक की बिल्कुल मैंने आपके सामने बार-बार 13 से 17 नहीं 18 तक भी सारी मियां चीजें, साहब ने मगर एक दफा भी कहा हो सर, मुझे वो लंदन तक के वो मामलात याद है। बिल्कुल मैं हारी हूं मेरी आपकी गुजारिश तरफ। है, अगर आप तेनों 1 साल जी। भी फिक्सेटेड हैं तो यस यकीनन बहुत रुकावटें डाली गई उस 1 साल के अंदर मुश्किलात लाने के लिए, मगर उसके अंदर भी हमने जो काम मुकम्मल कर सकते थे उस साल में भी हम 6% ग्रोथ छोड़ के गए 2018 में। और देखिए बात यह है कि जब 2013 से 18 के दरमियान जब ये भी पीटीआई भी धरने कर रही थी, कराए जा रहे थे इनसे, इनके लिए मीडिया कवरेज कराया जा रहा था, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विजिट कैंसिल कराया जा रहा था पीटीआई के जरिए, उसके बावजूद हमने सीपैक डिलीवर किया, मईशत डिलीवर की। आज ये जिम्मेदारी उठाते हैं, मुल्क के लिए पहले भी डिलीवर किया है, ये हुकूमत भी करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक सर। जनरल फैज का जब ये तहवील में लेने वाला मामला हुआ है, उसके बाद इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें हमने देखा वो पहले कहते हैं कि फैज हमीद हमारा असासा थे, ज़ाया कर दिया गया। अच्छी बात है, एहतसाब हो रहा है, फौज का इंटरनल मामला है, लेकिन फिर सबका एहतसाब होना चाहिए। तो ये किसी फर्द वाहिद के हवाले से कोई स्पेसिफिकली किसी के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं क्या उसके हवाले से सबूत भी मौजूद है? किसके एहतसाब का मुतालबा हो रहा है? मैं खान साहब की तरफ आपके से सवाल पे बाद में आता हूँ, पहले जो दोनों साहिबान हैं इनके जो पॉइंट्स उसको मैं जवाब दे दूँ। ब्रिगेडियर साहब काबिल इज्जत है मेरे लिए, वो फरमा रहे थे कि मुल्तान में ऐसा क्या हो गया। मुल्तान में आपने कौन सी को चीफ मिनिस्ट्री दे दी थी, मुल्तान के अंदर 2 MNAs थे हमारे सिर्फ, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नेंस बेहतर करने के लिए हमने जुनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनाया। हमने वहाँ पे मुल्तान का सबसे दरीना मुतालबा था वाटर सैनिटेशन, उसके ऊपर काम किया। और जो सबसे बड़ा काम हमने किया जो इनकी हुकूमत ने आके रोल बैक कर दिए, हमने पंजाब के ADP को स्प्लिट किया, हमने जुनूबी पंजाब का ADP प्रोटेक्ट किया, उसको रिंग फेंस किया। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जुनूबी पंजाब के साथ हमेशा सुतेला सलूक हुआ है। हमारे हिस्से का जो फंड है वो कभी ऑरेंज लाइन में चला जाता है, कभी मेट्रो में चला जाता है, कहीं चला जाता है। ये कहते हैं कि ये बड़े बड़े हमें प्रोजेक्ट्स अपने क्यों नहीं बताते। हमारा वतीरा ही नहीं है कि किसी एक प्रोजेक्ट के पीछे खड़े हो जाना और कहना ये देखो हमारा मार्का है। हमारा मार्का क्या था कि 2 साल के कोविड के बावजूद हमने मुल्क की मईशत को इस्तकामत दी, हमने सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स दिए, हमने मुल्क में इंडस्ट्री को बचाया, हमने किसी को इस मुल्क में भूखा नहीं सोने दिया, हमने अपने एहसास प्रोग्राम के थ्रू 12-12 हज़ार रुपए उनको दिए। और सबसे मजेदार बात, जिस इंडस्ट्री को हमने इतनी तगोदो और मेहनत करके बचाया था, आज वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री 40% ज्यादा इनके दौर में बंद हुई पड़ी है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो ह्यूमन कैपिटल में थे, हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की आवाम में थी, ना कि किसी फैंसी ऑरेंज रंग की ट्रेन या ग्रीन रंग की बस में थी। दूसरी मजेदार बात, अब आप आ जाते हैं जो आपने बात की है जनरल फैज हमीद की। खान साहब की अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ब्रेक के बाद ये बात कर लूं, क्योंकि उसके बाद फिर हम तफसीली इनको छेड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, मेरे मौजूद मेहमान साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहूँगी। ब्रेक से पहले जनरल फैज़ के हवाले से हम गुफ्तगू को छोड़कर गए थे कि आखिर बात करेंगे तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के गिर्द जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लिए जाने के बाद गिरफ्तारियों की लाइन लग चुकी है। ISPR के मुताबिक अब तक जनरल फैज़ हमीद समेत 4 साबिक फौजी अफसरान को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार होने वालों में 1 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। पाक फौज की जानिब से फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये गिरफ्तारियां सिर्फ साबिक फौजी अफसरान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि साबिक और हाजिर पुलिस अफसरान भी कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। आज हसास इदारों की जानिब से साबिक IG जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को भी गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने कुछ देर पहले इसकी तरदीद की है एक वीडियो बयान के जरिए। डॉन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि साबिक IG जेल को हसास इदारों से करीबी राब्तों की बिना पर हिरासत में लिया गया है। 2022 में रिटायर्ड होने वाले शाहिद सलीम बेग 5 साल तक IG जेल खानाजात पंजाब रह चुके हैं। इस अहम गिरफ्तारी से पहले अडियाला जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट जफर और जेल असिस्टेंट नाजिम को भी हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि अडियाला जेल के हटाए गए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात पर 6 मुलाजमीन से पूछगछ भी जारी है। पाकिस्तानी सियासत में जनरल फैज़ हमीद का नाम पहली बार 2017 में फैज़ाबाद धरने के वक्त सामने आया था, जिसके बाद नून लीग की क़यादत मुसलसल तनकीद कर रही थी, उन पर इल्ज़ामात लगा रही थी उन पर। मरीम नवाज़ ने तो उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाया था, जबकि तकरीबन 1.5 उनके कोर्ट मार्शल का मुतालबा भी मरीम साहिबा की जानिब से किया गया था।
जनरल फैज के जो इदारा है वो उसकी बदनामी का बायस बने हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी भी इदारे की है और ये उनको करना चाहिए। जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सदीकी के मेरे पास जनरल फैज आया। जनरल फैज हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है। जो ISPR की प्रेस रिलीज को अगर देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि जनरल फैज को टॉप सिटी केस और रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फौजी तहवील में लिया गया है, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक फैज हमीद 9 मई की साजिश में मुलविस थे। जिन तंसीबात को उस दिन निशाना बनाया गया उन सब का तयन फैज हमीद ने किया था। लोग आवाजें देते थे, GHQ सारे चलो जी, कोर कमांडर के घर चलो जी, मियाँ वाले चलो जी, फलानी जगह चलो जी। कैलकुलेटेड इंटेलिजेंट गैस है, ये सारे टारगेट वो उन्होंने दिए हुए थे। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक गिरफ्तारियों का सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा बल्कि ये मजीद आगे जाएगा। जनरल फैज की गिरफ्तारी पहले अमल में लाई गई, उनसे तहकीकात के बाद आज 3 मजीद अफसरों की जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी और इसका दायरा कार सिर्फ फौज के दायरे तक नहीं रहेगा, इसमें जो मुलविस है तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। जनरल फैज के खिलाफ एक्शन के बाद कयास आराइयां बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी कि मुमकिन तौर पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी उनकी खबर के मुताबिक इन इम्कानात को उन्होंने मुस्तरद किया है और लिखा है कि उनकी जानिब से इस हवाले से ISPR से रब्ता किया गया तो ज़राए ने इन कयास आराइयों को बेबुनियाद करार दिया है और बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट के उन्वान से फैलाई गई पोस्ट जाली है। जनरल बाजवा मुल्क से बाहर हैं और आइंदा चंद रोज़ में वतन वापस आ जाएंगे। सोशल मीडिया पर इस जाली पोस्ट को साबिक फौजी ऑफिसर ने शेयर किया है जो बैरून मुल्क मुकीम है और फौज मुखालिफ मुहिम चलाने के लिए पहचाने जाते हैं। इस रिटायर्ड फौजी ऑफिसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत बगावत पर उकसाने के जुर्म में 14 साल कैद की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। जैन आपसे सवाल छोड़कर गई थी, एक तो ये कि वो जो बात इमरान खान साहब ने की है कि सबका एहतसाब होना चाहिए, तो वो स्पेसिफिकली किसी के एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने खान साहब के साथ जो पहली स्टेटमेंट मंसूख की ना, उसकी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। जब उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ एक असासा है तो उन्होंने अपना असासा नहीं, उन्होंने मुल्क का असासा कहा और इस तनाजुर में कहा कि जो वॉर ऑन टेरर है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन KPK में बनी हुई है वो उनके दौर में बहुत ज़्यादा कम हुई थी और आज जो है आप देख रहे हैं कि बदअमनी का जो हाल है मुल्क के अंदर वो आपके सामने है। तो उन्होंने कहा कि वो उनको हमने ज़ाया किया है, अगर उनको उनका काम करने दिया जाता और जैसे वो तालिबान से नेगोशिएट कर रहे थे तो क्या पता उसमें उसको ब्रेक थ्रू हो जाती। जहां तक बात है अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होने की, तो मेरे समझने में, और ये मैंने पहले भी बात की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है। आपने खुद बताया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, 2 ब्रिगेडियर्स, एक कर्नल और दीगर 7 लोगों की जो अपनी तहलील में लिया गया है। फौज है, आप और हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान फौज एक इंस्टीट्यूशन है, उसका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका अपना तरीका कार है, तो ये तो उनका इंटरनल मैटर है, वो यकीनन इसके अंदर अपना काम करेंगे जो भी है और उनको जो उसमें मुलव्वस है उसकी कैफियत के दार तक पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे समझने में पाकिस्तान फौज के पास अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो इस चीज को सिर्फ फैज हमीद तक महदूद ना करें। अगर फैज हमीद तक का कोई कसूर है उसको बेशक उसके ऊपर ट्राई करें, लेकिन जो फौज का एक रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जो हम समझते हैं कि इंटरफेरेंस रही है सियासत के अंदर, हम सियासतदानों की तरफ से 9 मई के हवाले से भी इल्जामात लग रहे हैं ना, तो 9 मई के हवाले से जो एहतजाज था, कोई मशवरा, कोई सलाह उनकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट रही है? मेरा इसके ऊपर और 9 मई के ऊपर दोनों पर स्टांस बड़ा क्लियर है। एक मौकिफ है जो 9 मई का बनाया गया है, कुछ हकायक हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस भी मौजूद है, वीडियो फुटेज भी मौजूद है, CCTV की फुटेज भी मौजूद है, जियो फेंसिंग भी है, सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज 1 साल से जायद हो गया है उस एविडेंस को आप इन कोर्ट लाए। जब तक आप किसी चीज को कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लाएंगे, जब तक आप उसको प्रूफ, अब आपने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट सुना दी, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी डेंजरस एक्यूजेशंस लगा दी, लेकिन जब तक ये एक्यूजेशन वो मैं एग्जैक्टली बिलाल साहब से पूछूंगी कि वो कहां से खबर दे रहे हैं, वो उनकी अपनी राय है या उनके पास कोई इत्तलात है इस हवाले से? हाल ये हो गया है कि हमें तो छोड़े, उन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा। लेकिन आप बताएं ना, 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई सलाह, कोई मशवरा, जनरल फैज की कोई इन्वॉल्वमेंट?
देखिए मैं इस पे कोई तबसरा कर नहीं सकता क्योंकि मेरे इल्म में कुछ नहीं है। जब चीजें मंजर आम पे आएंगी, जब हकायक सबके सामने रखे जाएंगे तो आप और मैं उस पर तब बात कर सकेंगे। लेकिन ऐसा भी सुना कि आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने इसी वजह से इस्तीफा दिया था उसके बाद कि शायद जनरल फैज की कोई राय थी, कोई सलाह था, कोई मशवरा था, इसके बाद फिर आपकी पार्टी में टूट फूट का आगाज हुआ था। ये भी क्या सराहियां हैं, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जब तक आप फैक्ट्स आगे नहीं रखेंगे, चाहे वो 9 मई के हवाले से हो, चाहे वो इस जनरल फैज वाले इंसिडेंट के अंदर हो, तब तक आपका मेरा उसके ऊपर जो तबसरा है वो डेंजरस होगा जैसे ख्वाजा आसिफ का डेंजरस बना। बिल्कुल ठीक। अच्छा वकार साहब, सर ये फरमाइएगा कि एक तो ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ, इसके बाद फिर कहा यह जा रहा है कि उनसे जो तफ्तीश हुई उसके बाद उस रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, तो फिर होगा क्या? एक तो क्या इन सब का केस जो है वो एक अदालत में चलेगा, दूसरा सर अगर किसी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर का कोर्ट मार्शल हो तो उसको किस सतह का ऑफिसर जो है वो चेयर करता है, और जिन जो इल्जामात फैज हमीद साहब पर लगे हैं उन पर सजा कितनी हो सकती है? गालिबन फौज का आर्टिकल 60 जो है वो लागू होता है इस पर। जी, इसमें डेफिनेटली जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पहले बड़े सीनियर ऑफिसर्स का हुआ है। उसका मकसद ये होता है, एक तो ये विद इन मिलिट्री कोर्ट होता है, स्पीडियर होता है। इट्स अनलाइक कि जैसे 9 मई के केसेस लटका के फिर आप बड़े बड़े वकील करके स्टे ले लेते हैं और उसको डिले करते हैं, तो उस तरह नहीं होगा। दूसरा ये कि दी है द राइट ऑफ अपील लेटर ऑन, आर्मी चीफ को भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन जो आई थिंक FGCM का जो डिसीजन है, बिकॉज इसमें आर्मी चीफ फाइनल डिसीजन देते हैं इस लेवल का जो होता है, तो इसका मतलब है कि इनक्रीमेंट एविडेंस है, और आई थिंक ISPR के स्टेटमेंट में ऑलरेडी ये चीज़ रिफ्लेक्टेड है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उनको दिखाया भी गया होगा कि ये एविडेंस है। अच्छे ऑफिसर्स हैं, आई थिंक एक कंडक्ट होता है ऑफिसर का, अगर वो फील करते हैं तो हो सकता है वो एक्नॉलेज भी कर चुके हैं। मेरी इसमें आई थिंक इनसाइड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि खुदा ना खास्ता इस तरह बातचीत हो रही है और इसमें अगर 9 मई से या कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट या इंस्टीट्यूशन या आर्मी की चेन ऑफ कमांड को डिसरप्ट करने की कोशिश की गई थी, अगर ये चीज़ प्रूव होती तो इसकी आई थिंक मैक्सिमम पनिशमेंट तो है कैपिटल पनिशमेंट, बट कुड बी कपल ऑफ इयर्स आल्सो। अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ साहब तो इस बात का इशारा दे रहे हैं ना, जैसे उन्होंने बात की जी, जैसे उन्होंने बात की कि ताने बाने कहीं और से जुड़ते हैं, कहीं और से मिलते हैं, तो अगर ये बात प्रूव हो जाती है, अगर इसके शवाहिद मिल जाते हैं, तो फिर क्या कोई सियासी गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं और उनका मामला भी फिर मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? जी, इसमें पहले प्रेसिडेंस भी है, चाहे पिंडी साजिश केस था और 1967 में इसको आई थिंक एंडोर्स किया गया, पाकिस्तान आर्मी एक्ट है। ये तो सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, अदरवाइज मिलिट्री गैरजन की सिक्योरिटी है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन की है, या खुदा ना खास्ता कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट या बगावत जो है, इसमें अगर सिविलियंस इन्वॉल्व है डेफिनेट, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, इट इज़ इन इंडिया, इट इज़ इन US, हर जगह पे है। हमें भी इसका मेथड ज़रा डिफरेंट हो सकता है, तो उसमें डेफिनेटली मिलिट्री के प्रीव्यू में आएगा, बिकॉज आप अल्टीमेटली चेन ऑफ कमांड को डिसरप्ट करने की कोशिश। 9 मई पे एक छोटा सा कमेंट मैं करूंगा कि इससे पहले पूरा तैयार किया गया, एक बयानिया वो था, फिर इसको वेपनाइज किया गया इन्फॉर्मेशन को, फिर इसको ट्रिवियलाइज किया गया, फिर एक और बयानिया आया था जो आई वुड लाइक टू मेंशन, वो था कि गद्दार कौन शेख मुजीब का, जिसको मेरे ख्याल में बंगालियन उठा के खलीज बंगाल में डबो दिया, और मेरे ख्याल में जो लोग ये क्लियर कर दीजिए, 9 मई के मामलात का जो इल्जाम है वो जनरल फैज हमीद पर आ रहा है, तो सर अगर ये इमरान खान तक मामला जाता है तो क्या उनका ट्रायल भी फिर मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड यही है सारा का सारा मामला। जी, अगर कनेक्शन निकलता है तो डेफिनेटली होगा। बाकी चूंकि अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे है, उसमें मैं उस पर इस तरह कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें कोई भी कनेक्शन हो, 2 बंदे भी अगर आई थिंक कॉन्स्पायर करें तो म्यूटनी में आता है, फौज में ये असूल है, मोर देन 2 प्लस सही, और फिर वो मामला मिलिट्री कोर्ट में चला जाता है। बिल्कुल ठीक, जा सकते। ठीक सर, पॉइंट टेकन सर। अब बिलाल साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, जिसका इशारा भी जैन साहब ने भी दिया और मैंने सुनवाया भी, वो 9 मई के हवाले से बात कर रहे हैं, फिर मजीद गिरफ्तारियों की भी बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के पास इत्तलात आपको इदारे की तरफ से दी गई हैं या वो जो बात कर रहे हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर डिफेंस है, तो आई एम श्योर वो जिम्मेदारी से बात कर रहे होंगे, एंड ही ऑब्वियसली हैज़ मोर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देन आई डू, तो यकीनन आई एम श्योर ही मस्ट हैव हिज रीजंस एंड फैक्ट्स फॉर सेइंग व्हाट ही सेड। देखिए, दूसरी बात यह है कि 9 में एक संगीन जुर्म है, इसको एक सियासी नोयत का इवेंट बनाने की, ट्रिवियलाइज करने की कोशिश की है। ये एक बहुत संगीन वाकया हुआ है और ये PTI ने किया है,
और ये खान साहब ने हफ्ता 2 हफ्ते पहले डियाला में रिपोर्टर से बात करते हुए इस बात का तो एतराफ़ किया कि उन्होंने 9 मई की कॉल दी थी। और उसके अलावा बात करते हैं सीसीटीवी फुटेजेस की, तो पीटीआई के लोग, पब्लिकली नोन लोग, आपके टॉक शोज में बैठने वाले लोग इनके नजर आए हैं सामने वीडियोस में। या तो ये कहें कि ये वो लोग नहीं है जो सड़कों पे कॉलें भी दे रहे थे, लोगों को लीड भी कर रहे थे, दुपट्टे भी पहने हुए थे। और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि आज ये ही इनको तो पीटीआई को तो इस चीज का शुक्र अदा करना चाहिए कि इनके जो लोग जो नजर आ रहे हैं, जो खान साहब ने आज एतराफ भी कर लिया है 9 मई की कॉल देने का, कि अभी तक इनकी कन्विक्शंस नहीं हुई। आप यूके में देखिए 31 जुलाई या 1 अगस्त को राइट्स हुए हैं, 1-2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि अरेस्ट विल फॉलो, चार्जेस विल फॉलो एंड कन्विक्शंस विल फॉलो। हफ्ते के अंदर अंदर 600 लोग गिरफ्तार हुए, 150 से जायद सेंटेंस चार्ज किए गए और 32-35 के करीब सेंटेंस भी हो गए हफ्ते के अंदर अंदर, जिसमें 2-2, 3-3 साल की सजाएं भी शामिल थी। और वो अमल अभी तक जारी है। और वो जराइम वहां पे उस संगीनी के नहीं थे, उस तरह के संगीनी थे जो यहाँ पे हुए। क्या वहां पे हुकूमत है आपकी सर, जुडिशियल रिफॉर्म्स क्यों नहीं ला सकते? मैं इसमें अर्ज करूं, मेरी गुजारिश है, देखिए बात यह है कि आपकी ये सवाल जुडिशरी से पूछने वाला है और बिल्कुल है कि वहां पे क्यों नहीं उस स्पीड के साथ ट्रायल्स हो सकती, क्यों इस तरीके से जो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट सामने नजर आ रही हैं, यहाँ पे एक बंदा नजर आ रहा है। रिफॉर्म्स लाए ना 2013 में, तो सादा अक्सरियत थी आपके पास, उस वक्त आप लोग ला सकते थे, लेकिन जुडिशियल रिमार्क्स नहीं लेकर आए आप लोग। बात यह है कि जहाँ पे फैसले होने थे ना जी, तो आपने देखा कि किस तरह 2018 में इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को कन्विक्ट करना था तो नवाज शरीफ को कर दिया, हनीफ अब्बासी को रात के 12 बजे भी जब फैसला सुनाना था तो कर दिया। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है, लेकिन आप लोगों ने भी वादा किया जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से, तो फिर क्या जुडिशियल रिफॉर्म से भी वही रोक रहे हैं आपको? नहीं, वो बिल्कुल जो भी इस्लाहात होनी चाहिए, मगर मेरे नजदीक इन कन्विक्शंस, ये इन आप इस्लाहात से ये चीज को ना डालें। कोर्ट्स हैव आपके एग्जिस्टिंग लॉज के तहत भी ये जराइम बनते हैं और इन जराइम की सजा होनी चाहिए। इसके लिए इन जराइम की सजा देने के लिए आपको किसी रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं। 5-5 हजार जो है वो केसेस गुजरे मैं आप की तरफ ही सवाल लेकर आ रही थी सर। अभी कुछ दिनों पहले तक हमारे प्रोग्राम में भी आपके दीगर लोग आते रहे, तो बड़ी उम्मीद थी, इनफैक्ट आप लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने खुद ये कहा सहाफियों से बात करते हुए कि 2 महीने हैं इस हुकूमत के पास, उनके पास तो बहुत वक्त है। तो अभी जब ये गिरफ्तारी अमल में आ गई है, सिविल और अस्करी हुकाम की गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, तो क्या अभी भी पीटीआई पुरुम्मीद है या अब कुछ सोच बदली है, जहन बदला है? इस पे 2 मिनट बाद आते हैं। पहले जो बिलाल ने बात की वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो बिलाल से ये पूछें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बयान दे रहे हैं, चलो हमारे बारे में जो दे रहे हैं वो तो अपनी जगह पे, जो वो अपनी जमात के बारे में दे रहे हैं उसके ऊपर का क्या तबसरा है? जो वो कह रहे हैं कि जी मलक अहमद खान साहब का राब्ता था, वो बाजवा साहब के पास जाते थे, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले से राब्ता था, हमें गारंटी हो गई थी कि पहले पंजाब की हुकूमत मिलेगी, फिर हमें वफाक, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास मैंडेट ही नहीं है। नहीं, तो अब उसके जो ख्वाजा आसिफ साहब ये खुद बता रहे हैं कि सीनियर लीडर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन होती है, तो जब वो ये बातें कर रहे हैं तो हम व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ दैट? पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं, इन्होंने बरतानिया का जो एग्जांपल आपको दिया है, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है। ये कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारियां भी हो गई, कन्विक्शंस भी हो गई, प्रोसेस भी चला। अर्ज ये है कि आपने गिरफ्तारियां तो इस मुल्क में भी की हैं, हजारों की गिरफ्तारियां की हैं, कायदीन की हैं, कारकुनान की हैं, खवातीन की हैं, बुजुर्गों की हैं, कैंसर पेशेंट्स की हैं। साल से ज्यादा हो गया वो जेलों में पड़े हैं, कन्विक्शन आप नहीं कर पा रहे। अब इन ए क्रिमिनल मैटर इट इज द ओनस इज ऑन द प्रोसिक्यूशन। इनका काम है ना कि कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करें। फर्ज करें हम इतराफ भी कर लेते हैं, हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर आपने प्रूव करना है हमारे सबूत आप पर है जी। तीसरी बात कि आप कहते हैं इमरान खान साहब ने इतराफ कर लिया। इमरान खान साहब ने क्या इतराफ किया? इमरान खान साहब ने इतराफ किया कि हमने 9 मई को एहतजाज किया। हम तस्लीम करते हैं हमने 9 मई को एहतजाज किया। जीएचक्यू के बाहर एहतजाज की कॉल भी पीटीआई ने दी थी, इमरान खान साहब ने दी थी, वो ये इतराफ करते हैं इस बात का। हमारी इसमें कोई आपसे इनकारी नहीं है कि हमने एहतजाज नहीं किया, लेकिन हमने पुरअमन एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इस मुल्क में हिस्ट्री है, एक माजी है। इस मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा जलसे, धरने, सिट-इन्स वगैरह हमने किए हैं, सब पुरअमन रहे हैं। स्वाबी में अभी जलसा हुआ है, आपने हमें आप इस्लामाबाद में जलसा करने नहीं देते, आप लोग पंजाब में तो हमें जलसा करने नहीं देते, लेकिन केपीके में हमने जलसा किया है। पूरे केपीके से लोग आए हैं, पंजाब से लोग आए हैं, लाखों का मजमा था, एक गमला नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। हम तब भी कहते थे, हम आज भी कहते हैं, जो बंदे 9 मई में मुलविस हैं, आप उनके खिलाफ सबूत लेके उनकी कैफरे के दार तक पहुंचाएं। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया 9 में। मैं कल भी कहता हूं, मैं
आज भी कहता हूं, मुझे आपने 45 पर्चों में मुझे डाला हुआ, मुझे बताया मैं 9 में किधर था। मेरा क्या रोल है 9 में के अंदर? ये बात आपकी मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे वो याद ना आए कि जो 2014 में पीटीवी पर हमले वाला जो वाकया था, अगर मुझे वो याद ना आए तो फिर मैं आपकी ये बात मान लेती हूँ कि आप लोगों ने सबसे ज्यादा पुरअमन जलसे और धरने किए हैं। अगर मुझे वो 25 मई की हाईवे वाली बात मुझे याद ना आए जहां पर आग लगाई गई थी, अगर मुझे वो साबिक सदर साहब की वो फुटेजेस याद ना आए तो फिर मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि पुरअमन एहतजाज आप लोग करते हैं। फिर अगर आप ये याद करें तो ये भी याद करें, मोहतरमा मेरी भुट्टो की शहादत के ऊपर पूरा सिंध जला दिया था, एटीएम्स उखाड़ ली थी, रेलवे की पटरियां उखाड़ ली थी, मुस्लिम लीग नून ने जो है सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोल दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कमरे में घुस गए थे। खुद ही तरदीद कर रहे हैं ना फिर इस बात। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप समझते हैं कि 9 मई का वाकया इतना संगीन वाकया है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, बड़ा संगीन वाकया है, तो फिर लोगों को जो उसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ सबूत लेके आए इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसको प्रूफ करें और उनको उनके कैफिर किरदार तक पहुंचाएं। आप ये नहीं कर सकते कि आप 9 मई का बहाना बनाएं, 1 साल तक एक पूरी जमात की पूरी आला क़यादत और तकरीबन आधी तंजीम को उठा के अंदर कर दें और फिर आप प्रोसिक्यूट ना कर सके। किसने रोका आपको प्रोसिक्यूट करने से? आज वसाइल आपके पास है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप क्लेम करते हैं सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, एविडेंस आपके पास, आप कहते हो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है हमारे पास, और यार बंदे आम पे लेके आओ ना, अब साल गुजर गए। सही, आपने वैसे मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आप लोगों का जहन तब्दील हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो केपीके में हो रहा है, अहमद अजहर साहब की तरफ से मैं देखती हूँ वहां से इस्तीफा आता है, उनका इस्तीफा नहीं माना जाता, फिर केपीके में भी टूट फूट हो रही है, वहां पे वजीर हैं शकील खान साहब, उन्होंने अपनी हुकूमत पर करप्शन के इल्जाम लगाए और ये वही शख्सियत हैं कि जिन्होंने वो करप्शन के हवाले से एक बाकायदा कमेटी बनाने की बात की थी, फिर कमेटी बनाई भी गई, मुशावरत न करने और रजामंदी न लेने पर उन्होंने सदारत छोड़ी है अहमद अजहर साहब ने। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ये भी मुस्ताफी हो गए, तो ये टूट फूट जो अचानक से शुरू हुई है और थोड़ी ज्यादा हुई है। टूट फूट इसमें कोई भी नहीं हुई है। ठीक है, जहां तक हमाद अजहर साहब का सवाल है, हमाद अजहर साहब का ये मानना है कि जिस एक मुश्किल वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, पंजाब में हमें सदर ऐसा चाहिए जो हैंड्स ऑन हो, जो ऑन ग्राउंड हो, जो फिजिकली ग्राउंड पे काम कर सके। हमाद अजहर साहब के ऊपर 55 से ज्यादा केसेस बनाए हुए हैं, उनको जो है अब्सकॉन्डर बनाया हुआ, वो बेचारे बाहर तो निकल नहीं सकते। तो वो ये कहते हैं कि जब मैं अपनी ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर सकता और मुझे इमरान खान साहब ने एक स्पेसिफिक रोल के लिए यहाँ पे चुना था, तो मैं आई कांट जस्टिफाई हैविंग दिस रोल, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह अपने ट्वीट में कहा 2 चीजें। उन्होंने कहा कि एक तो जो फैसला साजी है उसमें उनकी राय शामिल नहीं है, लाहौर का जो सदर है उनकी मर्जी के खिलाफ उनको हटाया गया। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है। हाँ, तो ये हकीकत है ना, इमरान खान साहब तक रसाई, इस वजह से उन्होंने रिजाइन किया है। इमरान खान साहब तक तो रसाई नहीं है ना, इमरान खान साहब के साथ रसाई होने के लिए तो अडियाला जेल जाना पड़ता है ना, हमाद साहब तो नहीं आ सकते। जहां तक लाहौर के सदर को हटाने की बात है, वो इख्तियार पार्टी के चेयरमैन का है और उसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात इसमें यह आ जाती है कि आपने केपीके की बात की, केपीके के अंदर हमने गुड गवर्नेंस की कमेटी बनाई, उस गुड गवर्नेंस कमेटी के अंदर इतराज आया गया एक ऑनरेबल मिनिस्टर के ऊपर, कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर, बाकायदा तहकीकात की गई, उसकी फाइंडिंग्स दी गई, वो फाइंडिंग सीएम साहब के पास गई और सीएम साहब ने उन फाइंडिंग्स की रोशनी के अंदर अकाउंटेबिलिटी के अमल को लाते हुए, क्योंकि हम तहरीक है इंसाफ की, हमने वहां पे इंसाफ किया है और उनको मुस्ताफी किया वहां से, तो इस पर तो आपको खुश होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है और अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसको अनलाइक दिस गवर्नमेंट, शाहराम तरके ये सब के सब जो है ना वो शकील साहब के साथ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वजीर आला करप्शन कर रहे हैं। बेशक खड़े हो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज एक ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया, कमेटी बनाएगी गुड गवर्नेंस की, उसको ब्रिगेडियर साहब ने हेड किया, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी, उनकी फाइंडिंग्स की रोशनी में हुकूमत ने एक्शन लिया। सर यानी उनकी वजारत पे करप्शन हुई है, आप ये कह रहे हैं उनकी करप्शन की वजह से फाइंडिंग्स आई सामने और करप्शन की वजह से उनको हटाया गया, कमेटी ये कह रही है, मैं तो कमेटी का हिस्सा नहीं था, बट कमेटी ये कह रही है। नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी हुकूमत आपकी? तो क्यों नहीं करेगी, कार्रवाई करने के लिए ये सारा कुछ किया गया ना, और कार्रवाई का पहला अमल यही है कि उनको सबसे पहले उनके ओहदे से हटाया गया, यही कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है। यानी शकील अहमद साहब फिर एहतसाब के अमल से गुजरेंगे? कोई भी एहतसाब के अमल से गुजरा जाएगा। मैं किसी एक बंदे की बात, मैं किसी फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा, मैं तो उन्हीं की बात कर रही हूँ ना। कोई भी अगर किसी, मैंने देखिए ना, मैंने आपसे पहले ये मैंने आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी, 9 मई के हवाले से भी दे दी, अगर कोई बंदा 9 मई के सानिये में मुलविस है उसको एहतसाब के अमल से गुजरना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ किसी बेगुनाह बंदे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, जो कि अभी इस मुल्क में हो रही है। मुझे बिल्कुल, मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही हूँ आगे। वकार साहब सर ये फरमाइएगा, जो जैन साहब कह रहे हैं टूट फूट नहीं है, लेकिन जो भी कुछ पीटीआई में इस वक्त हो रहा है, वो चाहे हम पंजाब में देखते हैं चाहे हम केपीके में देखते हैं, तो ये कहीं से भी लिंक करती है जनरल फैज की गिरफ्तारी से ये मामला? ये पॉसिबिलिटी है, मैं ऑनेस्टली कोई इतना मेरे पास उस तरह कोई एविडेंस या सबूत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अभी जो बातचीत मीडिया में हो रही है उसमें शायद
जो कनेक्शंस थे, और मेरे ख्याल में हमें एक हफ्ता 15 दिन और वेट करें, चीज़ें बड़ा क्लियरली सामने आएंगी। और चूंकि ये जो नेटवर्क है अभी वो टूटना शुरू हुआ है, और मोस्ट प्रॉब्ली इसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आई एम श्योर मिलिट्री के पास ऑलरेडी है, बिकॉज वो ट्रायल में, और ट्रायल के अंदर बेशुमार चीज़ें मजीद आएंगी ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर, और प्रोसिक्यूशन जब उनको लेट्स से पुट करेगी क्वेश्चन, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकलेंगी। जिस तरह मैंने बताया कि जनरली एन ऑनरेबल ऑफिसर वुड एक्नॉलेज कि उसमें गुंजाइश फिर नहीं होती, बिकॉज और उसमें मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें निकली, बट वील हैव टू वेट फॉर अनदर वीक और 15 डेज। बिल्कुल ठीक। सर आखिर में ज़रा मुझे ये बता दीजिए, कायमा कमेटी में आज जो मामला हुआ, गालिबन शहरियार इकबाल साहब की तरफ से बड़े डेरोगेटरी रिमार्क्स एक खातून के लिए दिए गए, गालिबन उनके कपड़ों के ऊपर बात की गई कि आपको इस तरह के लिबास नहीं पहनना चाहिए। क्या कहेंगे आप इनके ऊपर? ये इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की बातें करेंगे, जेब तो नहीं देता? मैं ये एक तो वेरी क्विकली आई रियलाइज बड़ा टाइम शॉर्ट है जी। एक तो जी मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को पीटीआई के मजीद पुरअमन एहतजाजों से बचाए। पाकिस्तान ने बहुत भुगत ली पीटीआई के पुरअमन एहतजाज। आपने खुद जिक्र किया पीटीवी बिल्डिंग का हमला, जमान पार्क के बाहर पेट्रोल पंप, और दूसरा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पीटीआई के लोगों को हमने भेजा था। मैं इस बात का भी बात कर देता हूँ। अच्छा, इकबाल अफरीदी साहब पे जो आपने कहा जी, नहायत अफसोसनाक वाक़या है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। ही हैड नो बिजनेस सेइंग व्हाट ही सेड। उनको बगैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए और उनकी पार्टी को उनको डिसिप्लिन करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा वाक़या ना हो। मेरा ख्याल से उनको उन खातून से भी माजरत करनी चाहिए, और इस तरह के इशूज़ की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमें खवातीन के लिए वर्क प्लेसेस को, एनवायरनमेंट को सेफ बनाना होगा ताकि वो डिग्निफाइड तरीके से। जिस तरह जैन साहब की शख्सियत है या इनके वालिद साहब की शख्सियत है, तो मैं समझती हूँ कि आपको भी ये रिमार्क्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे होंगे। तो क्या आप लोगों की पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई वगैरह होगी? मैं बिलाल कियानी साहब की बात से एग्री करूंगा। हम तो खुद लड़ रहे हैं अपने हकूक के लिए। हम कहते हैं कि इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, हर किसी को अपनी एक राय का इजहार करने की इजाजत होनी चाहिए। कोई खातून क्या कपड़े पहनती है ये उसका जाती मामला है, मेरा नहीं ख्याल है इस पर किसी पर कुछ करना चाहिए। इसके ऊपर अगर खातून का हक है, उनका इस्तेहकाक है, अगर वो उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग करना चाहे तो वो कर सकती हैं, बट इसको कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। अब तीनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम इस वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।